वेलकम बैक बच्चों। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक का एक और नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें एक वर्ड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमन। ह्यूमन कौन? ह्यूमन, यस वी ऑल आर ह्यूमन, है ना। बट हाउ ह्यूमन बिकेम कैपिटल? एक इंसान कैपिटल कैसे हो सकता है? हम लोगों ने पिछली क्लासेस में ये जरूर पढ़ा है कि ह्यूमन कैन बी अ रिसोर्स। जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ह्यूमन एज अ रिसोर्स। हम एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं कि जैसे अगर हमने जंगल से लकड़ी काट कर उसका फर्नीचर क्रिएट करना है, उसको बनाना है, तो हम एज अ रिसोर्स काम करते हैं। लेकिन हम कैपिटल कैसे हो सकते हैं? कैपिटल का मीनिंग क्या होता है कि पूंजी, इन्वेस्टमेंट। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अब हम इसके थर्ड पॉइंट पर आए कि ह्यूमन को हमने क्या करना है, एक कैपिटल फॉर्म करके देनी है, उससे एज एन इन्वेस्टमेंट उससे हमने काम लेना है। ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, लेकिन वो कैपिटल कैसे फॉर्म कर सकते हैं वो हम चीज इसमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? इसकी डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन एंड नॉलेज एम्बाइडेड इन द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगेन, अब इस पर्टिकुलर डेफिनेशन की ओर ही ध्यान देंगे हम लोग कि इसमें क्या लिखा है। टू द स्टॉक ऑफ स्किल, स्टॉक ऑफ स्किल, स्टॉक ऑफ स्किल, मैं बार बार इसी चीज पे जोर दूंगा, स्टॉक ऑफ स्किल। हम जितने ज्यादा स्किलफुल होंगे, एक ह्यूमन बीइंग जितना ज्यादा स्किलफुल होगा, जितने ज्यादा उसके अंदर स्किल्स होंगे, एबिलिटी होगी, एजुकेशन होगी और नॉलेज होगी, जिस देश के लोगों के अंदर ये चीजें कूट कूट के भरी होंगी, तो वो जो देश है उसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अच्छा होने वाला है, उसका ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब कि उन्होंने लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उन्होंने लोगों को स्किलफुल बनाया हुआ है, वहां के लोग नॉलेजेबल हैं। तो जो भी देश अपने ह्यूमन कैपिटल की ओर ध्यान देते हैं, वो वाली कंट्री, वो वाली इकोनॉमी बहुत आगे निकलती है। अब आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इसके अंदर देखो, इन दोनों में क्या फर्क है। ये है स्टॉक ऑफ स्किल, यहाँ पे रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक। इन दोनों में क्या फर्क है, ये स्टॉक ऑलरेडी इसके अंदर है, लेकिन फॉर्मेशन करना है ना, इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, उसको और अच्छे से बनाना पड़ेगा। मींस कि मैं एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, कच्चा घड़ा, एक कच्ची मिट्टी है, उसको एक कुम्हार के पास दिया जाए, एक कुम्हार के पास दिया जाए तो वो उसको एक शेप देता है, और जब वो शेप मिलती है तो भी हम उसको वहां पे नहीं लेते, बिकॉज उसका जो उस समय कलर है ना, वो कैसा होगा, मिट्टी के जैसा। देन आती है उसके ऊपर उसकी कारीगरी, चित्रकारी, उसको कलर करना, उसके ऊपर पेंटिंग करना, ठीक है। तब वहां पे वो जो कच्चा घड़ा है वो फाइनल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि अब हम उसको काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या काम आया, यहाँ आई स्किल काम। कौन सी स्किल? उस कुम्हार की, है ना, उस पॉटर की, कि उसने मिट्टी से पहले घड़ा बनाया, घड़े से फिर उसने उसके ऊपर कलर करके, पेंटिंग करके उसको सुंदरता दी। तो एक स्किलफुल पर्सन क्या करता है, कच्ची मिट्टी को लेकर ही उसको एक बहुत ही खूबसूरत चीजें बना देता है। सो दैट इज क्या हुआ कि वहां पे उसके पास स्किल थी। अब हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, फॉर्मेशन मतलब उसके अंदर हम एक और स्किल डाल रहे हैं, तो एबिलिटी। अब यहाँ पे क्या आया, एडिंग टू द स्टॉक, एडिंग टू द स्टॉक। अब जो हम ऑलरेडी हमारे पास में एक स्किलफुल पर्सन है, उसके अंदर हम ऐड क्या कर सकते हैं। अब आप देखो कि अगर हमारे यहाँ पे कोई शादी है, तो हम एक सिंपल प्लेन घड़ा नहीं लेके जाएंगे, उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, छोटे छोटे शीशे लगाते हैं, छोटी छोटी ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स लगाते हैं चारों, ताकि वो जो घड़ा सिर्फ 20-25 रुपए का था, अब वो डेकोरेटिव आइटम्स का क्या हो जाएगा, 100 रुपीज का, है ना। क्यों? अब हमने उसमें ऐड क्या किया, हमने उसको बताया कि भाई
देख मार्केट में डिमांड किस चीज की है, तेरा ये खड़ा जो है सिर्फ वो पानी पीने के काम नहीं आ रहा, अब वो डेकोरेशन के भी काम आ रहा है, तो हमने उसको ऐड करना सिखाया। अब हम एडिंग टू द स्टॉक और कैसे करेंगे, हम उसको बता सकते हैं कि भाई अब आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपके मिट्टी के बर्तन हैं, वो सिर्फ आपके लोकल एरिया में नहीं बिकने वाले, अगर हम चाहें तो उसको अब्रॉड में बेच सकते हैं, हम इंडिया के दूसरे स्टेट्स में बेच सकते हैं। how that can be possible by adding to the stock। कौन सा स्टॉक अब हम उसमें ऐड कराएंगे, डिजिटल। कौन सा, डिजिटल। इंस्टाग्राम के बारे में बताया, फेसबुक बताया, उसकी वेबसाइट क्रिएट कराई, तो उससे क्या होगा कि उसका जो प्रोडक्शन यूनिट है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो दैट इज एडिंग टू द स्टॉक ऑफ human capital over a period of time। It refers to the development of abilities, skill, education and experience among the population of the country। हम उसमें जैसे हमने एक पर्टिकुलर एक बंदे के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसे ही हम बाकी डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बताएंगे कि देखो अगर हम इन सब लोगों के अंदर क्या कर दें, कुछ एडिशन कर दें, किस चीज का, उनके स्किल्स का, उनकी एजुकेशन का, उनको डिजिटलाइज कर दें, तो उनका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाएगा, उनकी वर्किंग स्किल्स इंक्रीज हो जाएंगी, एंड दैट टू बी, उसको हम कहेंगे इन ट्रू सेंस द कैपिटल इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? It is the process of acquiring and increasing the number of person who have the skill, education and experience which are essential for the economic and political development of a country। अब क्या है कि इकोनॉमिक्स जो है वो बिना पॉलिटिक्स के तो चल ही नहीं सकती, है ना। अब डेवलपमेंट कौन कर रहा है, देश का पॉलिटिकल लीडर्स, और वो लोग हमारे लिए नई नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्लान करते हैं जिसमें हम अपने काम करना शुरू करते हैं। तो हमारे लिए वही चीजें आएंगी ना जब हम एजुकेटेड होंगे, व्हेन वी आर स्किल्ड। और एक बात बता दूं आपको, आज के जमाने में जिस स्टेज में हम हैं 21st सेंचुरी में, यहाँ पे एजुकेशन के साथ स्किल का होना बहुत कंपलसरी है। अगर हम सिर्फ एक क्लास 12th में अगर हम अपनी डिग्री लेकर चले जाते हैं तो वो मायने नहीं रखेगी। वी नीड टू बी स्किलफुल, हमें अभी से स्किल्ड होना जरूरी है। समझ आए? तो अब आप बताओ, जैसे आप लोगों ने क्लास 12th में अभी तक जो भी पढ़ा या पिछली क्लासेस में जो भी पढ़ा, वो आपकी एजुकेशन है। क्या आपके पास कोई स्किल है? क्या आपने कभी स्कूल के डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? इफ यस, अगर नहीं किया तो अभी भी आपके पास चांस है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो अपने कल्चरल प्रोग्राम या स्कूल के एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, या तो वो सिंगिंग में या डांसिंग में, और फिर आगे उसी में करियर बनाते हैं। तो आज का टाइम अकेले बैठने का नहीं है, स्किल्ड हो जाओ, और ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है। अगले 6 महीने के बाद आपके पास में जब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तब आपके पास टाइम होगा एक नई स्किल को ऐड करने का। बी स्किलफुल, बी एजुकेटेड एंड बी रिसोर्सफुल। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फर्क है। ह्यूमन कैपिटल नैरो कंसेप्ट है, डेवलपमेंट ब्रॉडर कंसेप्ट है। ये बात करता है हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, क्योंकि ये हमारी प्रोडक्टिविटी लेबर फोर्स की बढ़ा देता है। ये क्या करता है, हेल्थ एंड एजुकेशन हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ये बात करता है मेजर टू एन एंड एंड बीइंग द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। एंड मतलब ये अंत है, और वहां से हम प्रोडक्टिविटी को चालू कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर एंड्स इन देमसेल्फ। ये कहते हैं कि नहीं भाई, अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर हमने सारी चीजें डाल दी तो वो खुद अपने आप में एक रिसोर्सफुल हो जाएगा। इन केस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ एंड एजुकेशन आर नॉट यूजफुल एज लॉन्ग एज दे डू नॉट रिजल्ट इन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ये कहता है कि अगर उस व्यक्ति की एजुकेशन का फायदा कुछ भी नहीं है, अगर वो देश के लिए या किसी कंपनी के लिए या कहीं पर भी वो प्रोडक्टिविटी में सहायता नहीं करता। जबकि ये क्या बोलता है, दैट ह्यूमन वेलफेयर इज इंक्रीज्ड बाय हैविंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर एजुकेशन। अब दोबारा समझ लेते हैं इसको इजी टर्म में। ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ अ माइंड, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और माइंड डेवलप कैसे होगा, जब आप एजुकेटेड होंगे। बॉडी कैसे डेवलपमेंट होगा, जब हम लोगों की हेल्थ अच्छी होगी। तो अगर मैं अच्छा रहूंगा तभी तो मैं ह्यूमन कैपिटल की तरफ बढ़ पाऊंगा। अगर मेरे पास एजुकेशन नहीं, अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो मैं तो बीमार मानसिक तौर पे भी हो, शारीरिक तौर पे भी। लेकिन इफ आई एम गुड इन एजुकेशन एंड आई एम गुड विद
माई हेल्थ, तो आई कैन यूज एज अ ह्यूमन कैपिटल, मैं उस में ह्यूमन कैपिटल की तरह इस्तेमाल हो सकता हूं, एंड कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन एबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर concept which gives a clear cut idea to develop the human being को बढ़ाने में वो मदद करता है. और ह्यूमन कैपिटल क्या कहता है कि जब तुम डेवलप हो गए तब हमारी बात शुरू होती है. ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस इतना ही है. नेक्स्ट इज रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ. कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? लेबर इंक्रीज कर सकते हैं, स्किल इंक्रीज कर सकते हैं, इमोशनल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब कि जब हम लोग लेबर के हिसाब से हम स्किल्ड हो जाएंगे तो वी कैन फाइट इन अ टफ कॉम्पिटिटिव वे, हम एक मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, और फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं. क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी, बिकॉज जब हम लोग कैपेबल होंगे अच्छे से अच्छा काम करने के लिए, हमारी इनकम जनरेट हो जाएगी, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप इंप्रूव हो जाती है, इनकम बढ़ेगी. इनोवेटिव स्किल्स, अगेन इनोवेटिव स्किल्स, ये वाला जो चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ स्किल्स के ऊपर बात करता है, तो आपको अपने स्किल्स की ओर ध्यान देने की अब जरूरत है. रेजेस सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. इक्वालिटी क्यों? क्योंकि जब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में सब लोग स्किल्ड हैं तो हर किसी की जो इनकम अपॉर्चुनिटीज है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो एक बराबर रहेंगी, तो हम लोग सोशली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से बराबर रहेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब हम लोग जैसे अभी हम बात करते हैं कि सबसे अच्छी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का है, जैसे हम जापान की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि हर एक जो बंदा है वो किसी ना किसी स्किल्डफुल एरिया में लगा हुआ है ना. इंडिया में क्या है कि अभी भी हम अपने स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. वी आर नॉट रीच ऑन द हाई पॉइंट ऑफ द स्किल एजुकेशन. अभी भी हमारे स्कूलों में स्किल एजुकेशन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता. अभी भी हम लोग कहाँ की ओर ध्यान दे रहे हैं? सिर्फ किताबों की तरफ, पढ़ने की तरफ, रट्टाफिकेशन की तरफ. स्किल्ड एरिया की तरफ अभी भी हमारे स्कूल एजुकेशन में या कॉलेज एजुकेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है. और उसका मेन रीजंस क्या है? तो सबसे पहला रीजन है राइजिंग पॉपुलेशन, बिकॉज वी आर द नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. हाई रीजनल एंड जेंडर इनइक्वालिटी. जेंडर इनइक्वालिटी मतलब जहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में बहुत ही ज्यादा भेदभाव है. अभी भी भारत में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे हम वुमेन एजुकेशन या वुमेन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अभी तक हमने कुछ ध्यान ज्यादा नहीं दिया है. ब्रेन ड्रेन, ये एक समस्या है, इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन की भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, है ना. जो पढ़ लिख गए वो दूसरे देशों में जाकर काम कर रहे हैं. दूसरे देशों में क्या, भारत के ही कुछ ऐसे हिस्से हैं कि वहां से पढ़ाई लिखाई कर ली, उस स्टेट में पर्टिकुलरली जॉब नहीं मिला तो दूसरे स्टेट में आकर जॉब करने लगे. सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन. इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग. मैन पावर प्लानिंग क्या होती है कि अगर हमारे पास में 10 लोग बैठे हैं तो हम अभी तक यही नहीं प्लान कर पाएंगे कि इन 10 के 10 लोगों को काम क्या कराना है. ठीक, इनके लिए क्या है कि जैसे एक क्रिकेट मैच हुआ, एक बॉल डिलीवर हुई, बल्लेबाज ने मारा, उसको बैट्समैन ने मारा, और अगर वो बाउंड्री की तरफ जा रही है तो सारे लोग उसके पीछे भागेंगे, तो तब क्या होगा? विकेट के पीछे कौन खड़ा रहेगा? अकेला विकेट कीपर. और भाई सारे वहां चले गए, मेरे पास बॉल कहां से आएगी, है ना. तो वहां पे क्या हुआ? मैन पावर प्लानिंग की. जिस एरिया में जा रहे हैं सिर्फ उस एरिया के लोग ही उसके पीछे जाएं. ठीक है, इसी तरीके से हमारे साथ क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में स्किलफुल है तो हमारे को उसके अकॉर्डिंगली ही उसको काम देना चाहिए. ये नहीं कि अगर कोई बंदा कंप्यूटर्स में अच्छा है मैं उसको कह दूं भाई तू कंप्यूटर छोड़ के एसी मैकेनिक हो जा. तो मैन पावर प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी भी हमारे यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो लोगों को ये ध्यान देने की आवश्यकता है, वो लोगों को ध्यान ये देना है कि भाई जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जितना भी मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें उनसे पूरा का पूरा 100% काम ले सकते हैं, है ना. बाय प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट, बाय प्रोवाइडिंग देम गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन आवर कंट्री ओनली. Next is insufficient on the job training in agriculture, because
अभी भी हमारे बहुत सारे लोग वहां पर हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब वो लोग जॉब तो नहीं कर रहे, वो लोग तो अपने ही फील्ड में काम कर रहे हैं, बट उनको नई नई सीड्स के बारे में जानकारी देना, उनको नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बारे में जानकारी देना, ये सब चीजों की अभी भी कहीं ना कहीं कमी जरूर है। हाई पॉवर्टी लेवल्स, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स भी आप समझ लें, अब हमारे देश में दो तरीके की एकेडमिक चीजें चल रही हैं, एक प्राइवेट स्कूल्स हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो फर्क आ जाता है। ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल्स खराब है, बल्कि बहुत अच्छे हैं कुछ प्राइवेट स्कूल से, लेकिन एक स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर रखा। ठीक है, गांव में चले जाएं तो अभी भी बुरा हाल है कि कुछ बच्चे वहां पर अभी स्कूल में नहीं आ पा रहे। सड़कों पे देख लेते हैं तो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे को वो जो बच्चे हैं वो सड़कों पे घूमते हुए नजर आ सकते हैं। रैक पिकर्स बहुत सारे हैं बच्चे, तो अभी भी हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जो सोर्सेज हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाना है, वो है एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, क्योंकि अगर एजुकेटेड सोसाइटी नहीं होगी तो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो सपना है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। जैसे कि लेबर स्किल और एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो अनएजुकेटेड या अनस्किल्ड पर्सन से ज्यादा पैसा कमा सकता है, ठीक है, और जनरेट मोर इनकम देन एन अनएजुकेटेड पर्सन। Spending on education by individual is similar to spending on a capital good by companies, which with the objective of increasing future profits. अगर हम एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक कंपनी अपनी मशीनरी के ऊपर खर्चा कर रही है, क्योंकि अगर बंदा पढ़ लिख जाएगा, अच्छा सा पढ़ने लग जाएगा, अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेगा, तो आगे जाकर वो अच्छी नौकरी हासिल कर सकता है, अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है ना। तो एजुकेशन इज द की कॉन्सेप्ट फॉर human capital formation. Education is sought not only as it confers higher income capacity on people but also for its other benefit. दूसरे benefit भी, आप mentally strong हो जाते हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, आपको अच्छे या बुरे का ज्ञान हो जाता है। तो ये एजुकेशन के लिए हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाईली वैल्यू बेनिफिट्स, अब इसके कौन कौन से दूसरे बेनिफिट्स हैं? इट गिव्स अ बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप किसी सोसाइटी में बहुत ही आराम से खड़े होकर बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, आपको गर्व महसूस होता है ना। नेक्स्ट इज enable one to make better choices in life. Again, your thought process, your mental level enables you to make better choices in life. Next one, it provide knowledge to the understand the changes taking place in the society. क्या क्या हमारे समाज में चेंजेस होने वाले हैं या हो रहे हैं, उनको बहुत जल्दी आप अडॉप्ट कर लेते हो। If you are an educated, you need some more time to understand those changes. लेकिन if the person is educated, उसको बहुत easily ये सब चीजें अडॉप्ट हो जाती हैं। It also stimulates innovations, नई नई चीजें, जैसे आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स में भी देखा होगा कि आजकल यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं नए नए इनोवेशंस लेकर, नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर अपने आइडियाज के जरिए। It facilitates adoption of new technologies. ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर है। इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सब चीजें तभी आएंगी जब एक व्यक्ति, एक बच्चा, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लिख जाएगा। नेक्स्ट इज हेल्थ। हेल्थ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? एक सपोज एक आइडिया क्रिएट करते हैं अपने माइंड में कि हमारे यहाँ पे 100 लोग, ठीक है, उसमें से 20 तो बच्चे हो गए, पीछे रह गए 80, 10 हमारे यहाँ पे बुजुर्ग इंसान, कितने रह गए बाकी? 70। तो 70 लोग हैं जो कि वर्किंग कैपिटल है, जो कि वर्किंग रिसोर्स है, और उनको अपने लिए तो काम करना ही है, बल्कि उनको उन 30 लोगों के लिए भी काम कर रहा है जो नॉन वर्किंग कंडीशन में चले गए। अब इस 70% में भी अगर हम ये माने कि 30 लोग हमेशा बीमार रहते हैं, तो रह कितने गए? 40। अब उनके ऊपर 60% पॉपुलेशन का भार आ गया, समझ रहे हो? मतलब 20 तो बच्चे हैं, 10 बुजुर्ग हैं, और 20-30 जो हैं वो हमारे क्या हैं, जो बीमार रहते हैं। तो 40 लोग हैं जिनको इन 60 लोगों के लिए भी काम करना है। तो
क्या आपको लगता है कि ये ऐसी इकोनॉमी आगे सक्सेसफुल हो पाएगी? अब ये नहीं है ना कि ये 40 हमेशा क्या रहेंगे, हेल्दी एंड फिट रहेंगे, ये भी कोई कंपल्सरी नहीं है। तो कंपल्सन क्या है कि जो वो 30 लोग बीमार हैं उनके ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर हम खर्चा करें, उनको भी इस लायक बनाएं कि वो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ ध्यान दें, है ना, वो भी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, ताकि इन 40 लोगों का जो इनके ऊपर ओवरबर्डन हो गया है वो कम हो सके। सो एक बात जो मैं आप जैसे यंगस्टर्स के साथ करना चाहता हूं, आज 21st सेंचुरी में 2024 में हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, हमारा जो माइंड है बहुत डाइवर्ट होता है। दोस्त आएंगे आपके भी, आपके कुछ ऐसे आइडल्स होंगे, हो सकता है आप उनसे मोटिवेट होकर कुछ नशा करने लग जाएं, कुछ हैं जो स्मोकिंग करते हैं, कुछ हैं जो अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं। सो माय रिक्वेस्ट इज फॉर यू दैट कि आप लोग इन सब चीजों से दूर रहें, अपनी हेल्थ की ओर ज्यादा ध्यान दें। ये सब डाइवर्जन्स है, ये सिर्फ आपको एक गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एज अ पेरेंट या एज अ गाइड या एज अ टीचर नहीं समझा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको एक बड़ा भाई, एक दोस्त के नाते समझा रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी आपके पास पूरा टाइम है इन सब चीजों को सोचने और समझने का, बिकॉज हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द एजुकेशन। इफ यू आर हेल्दी देन यू कैन बी अ गुड एजुकेटर, देन यू कैन बी अ गुड employee, or you can be a good businessman, and the choice is only and only in your hands. Do not take smoking, कभी भी आप स्मोकिंग को अडॉप्ट ना करें, कभी भी आप अल्कोहल को अपनी लाइफ में ना लेकर आए। नेक्स्ट इज it is an important source of human capital formation as it directly increases the supply of labor force, क्योंकि हेल्थ अगर होगा तो अभी मैंने बताया कैसे सप्लाई होगी। अगर वो जो 30 लोग जो बीमार थे, अगर हम उन लोगों के सेहत पे, उनके इलाज पे खर्चा करेंगे तो हो सकता है वो बैक हो जाए कहाँ पर, ह्यूमन कैपिटल में, वो किसी ना किसी लेबर फोर्स में आ जाएंगे, किसी ना किसी एम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएंगे। A sick laborer without access to medical facilities is compelled to abstain from work and there is loss of productivity. Again वही बात है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई लेबर मतलब स्किल्ड लेबर भी हो सकता है, अनस्किल्ड लेबर भी हो सकता है, तो अगर वो ज्यादातर बीमार रहते हैं तो उनको प्रोडक्शन एक्टिविटी से बाहर कर दिया जाता है कि भाई तू तो बीमार ही रहता है, 6 महीने तो तुम काम पर नहीं आते, 6 महीने तुम काम आ रहे, तो मेरे लिए कैसे तुम बेनिफिटेड हो। तो वो लोग ना सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, बल्कि वो लोग जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी हेल्थ, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी ऐसी चीजों पे ना जाए जो आपकी हेल्थ को खराब करे। द वेरियस फॉर्म ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर्स आर प्रिवेंटिव मेडिसिन सच एज वैक्सीनेशन जैसे हमने कोविड के टाइम पे लिया था, तो टाइमली ऐसी वैक्सीनेशन लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट सोशल मेडिसिन लाइक स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी अभी मैंने हेल्थ लिटरेसी मतलब आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होनी चाहिए। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डू नॉट ईट जंक फूड, बट बिकॉज ऑफ टेस्ट वी ईट ऑल दोज जंक्स इन आवर लाइक जंक फूड्स। तो जंक फूड्स क्या है, हम उसको टेस्ट की वजह से अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक हो जाती है। तो ऐसे सोशल मैसेजेस हमारे को हमेशा देते रहना चाहिए और एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए ताकि हम हेल्दी लाइफ जी सकें। प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज, तो हमारे यहाँ पर अच्छा पानी मिलता रहे, सैनिटेशन फैसिलिटीज, अच्छे टॉयलेट्स वगैरह, पब्लिक टॉयलेट्स यूज होते रहें, घरों में अच्छे से साफ सफाई रखें, तो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव्ड होती रहेंगी। नेक्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 to 4 मार्क का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जॉब करते करते हमारे को हमारी ही जॉब से रिलेटेड स्किलफुल बनाना। मतलब इफ आई एम अ टीचर सो आई नीड सम ट्रेनिंग सो दैट आई कैन टीच more efficiently,
more effectively by using all those digital methods or any other method. So on the job training जो है वो हर जगह पर होती है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कोई सा भी प्रोफेशनल वर्कर क्यों ना हो. So the worker may be sent for off campus training. उनको हो सकता है off campus मतलब कि मेरे एरिया से नहीं दूसरी जगहों पर जाकर उनको ट्रेनिंग लेनी पड़े. The workers may be trained in the firms itself under the supervision of skilled worker. हो सकता है उनको उनके सीनियर्स के द्वारा उनको क्या दिया जाए, एक ट्रेनिंग दी जाए कि भाई ये तुमने गलती करी, अब आज के बाद ऐसी गलतियां ना करना, तो इसके लिए आपको ट्रेंड किया जा रहा है. Firms will thus insist that workers should work for a specific period of time after their job on the job training. Firms हमेशा ये चाहेंगे कि भाई अगर मैंने तुम्हारे ऊपर on the job ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्च किया तो एटलीस्ट आप कुछ समय बिताओ, क्योंकि आपका जो सीखा हुआ चीज है वो अब हमारे काम आएगा. मतलब जो आपने अच्छी चीजें सीखी हैं उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है. सो दे नीड some of your time, some of your expertise in their area. It is a source of human capital formation as the return of such expenditure in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it. मतलब कि वो लेबर जो हमने उसकी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर मैंने एक बंदे को और ज्यादा स्किल्ड कर दिया तो मेरे लिए वो बंदा ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जो मेरे ऊपर मैंने उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया. मैं अपने खर्चे को नहीं देख रहा हूं, मैं किसको देख रहा हूं, जो मैंने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया, जो चीज मैंने उसको सिखाई. क्यों? क्योंकि जब वो चीज सीख कर वापस मेरे पास आएगा, यहाँ पर जॉब करेगा, तो वो मेरे लिए और ज्यादा बेनिफिटेड हो जाएगा. मैं उस कॉस्ट को, जो मैंने उसके ऊपर कॉस्ट या किसी कंपनी ने उसके ऊपर जो कॉस्ट लगाई है वो उसको भूल जाएंगे, बिकॉज वो ट्रेनिंग जो है वो वापस कंपनी को मिलेगी और उस बंदे से जो ट्रेनिंग लेकर आ रहा है वो उस कंपनी के लिए आगे क्या करेगा, आगे इंप्रूवमेंट की चांसेस और इंक्रीज कर देगा. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. द फर्स्ट एंड इंफॉर्मेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. अब वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? People spend to acquire information relating to labor market and other market like education and health. People want to know the level of salaries associated with various type of job, whether educational institution provide the right type of employable skills and at what cost. कि लोगों को ये जानने का हक है और वो हर एक तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं कि उनकी जो कंपनी है वो कितनी सैलरी पैकेज दे रहे हैं या दूसरे लोग कितने पैकेज दे रहे हैं. तो वो लोग कहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं? जैसे वो इंटरनेट पे जाएंगे, वो किसी ना किसी सर्च इंजन पे जाएंगे, वो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से बात करेंगे. सो इंफॉर्मेशन पर पैसा खर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. द इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक. कि अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे सपोज ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम तभी कंप्लीट कर पाएंगे ना कि जब हमारे को अपने एरिया की भी इंफॉर्मेशन होगी. तो जब कंपनीज किसी को ट्रेनिंग दे रही है तो उनको भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है कि भाई हमारी कंपनी में क्या है और हमारे जो राइवल कंपनीज है उसमें क्या हो रहा है और कैसे हम इन चीजों को गैप अप कर सकते हैं या उनका जो गैप है उसको खत्म कर सकते हैं. क्लियर? Thus, expenditure incurred on acquiring information relating to labor market and other market is also a source of human capital formation. तो human capital formation तभी हो सकता है जब हमारे पास एम्प्लॉय के पास और एम्प्लॉयर के पास पर्टिकुलरली उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए. एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यह हम इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी के लिए, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट एनी काइंड ऑफ इकोनॉमी. बट हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग जो है माइग्रेट क्यों होते हैं? तो वो माइग्रेट होते हैं दैट फेच देम हायर सैलरीज देन व्हाट दे मे गेट इन देयर नेटिव प्लेस. लालच, एक लालच है कि वहां पर आपको बुलाया जा रहा है और किस लिए? हायर सैलरीज के लिए. अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा है रूरल अर्बन एरिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर छोटे गांव से लोग आते हैं रोजगार की तलाश में. ठीक है, तो माइग्रेशन है एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में जाना. तो रोजगार, अपने भारत देश में रोजगार की तलाश के लिए हर कोई एक दूसरे जगह से माइग्रेट होता है. टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, ये भी माइग्रेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ
सैलरीज पाने के लिए। माइग्रेशन इन बोथ दीज केसेस इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेसेस एंड साइकिक कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ स्ट्रेंज सोशो कल्चरल सेटअप। हमें दूसरा नजर आता है कि भाई वहां पे बहुत अच्छा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन जो आपका सोशियो कल्चरल जो आप खो दोगे, जो आप सोसाइटी खो दोगे, जो आप अपना कल्चर खो दोगे, वो कहीं आपको वापस नहीं मिलेगा। तो माइग्रेशन या ब्रेन ड्रेन एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिसे हमें और आपको मिलकर रोकना है। हमें भी जरूरत है अपने देश में ही रहकर काम करने की, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब आप पढ़ लिख जाएं तो पहले अपने देश को सुधारें जिसने आपके लिए इतना काम किया। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये डिफरेंस है फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल के बीच में। फिजिकल कैपिटल क्या है? रेफर्स टू द एसेट व्हिच देमसेल्व्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड एंड आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब फिजिकल कैपिटल वही है जो कि ह्यूमन कैपिटल ने अपने हाथों से बनाया। लाइक हमने लकड़ी से फर्नीचर बना दिया, ठीक, हमने स्टील की कुछ चीजें बना दी, प्लास्टिक से पेन बना दिए, so that is physical capital. Human capital, source of addition made to the stock of skilled and capable people in the country over a period of time. हम इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये क्या है? नैरो कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? सेपरेटेबल फ्रॉम इट्स ओन ओनर्स। मैंने चीज बना दी, फर्नीचर बना दिया और उसको मार्केट में बेच दिया, तो फिजिकल कैपिटल तो मेरा रहा ही नहीं, तो ये क्या हो गया? सेपरेट हो गया। रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनलिटी एंड कल्चर, ये मोबाइल रहता है, मतलब हम फिजिकल कैपिटल जो भी हमने सामान बनाया वो विद इन द कंट्री या आउट ऑफ द कंट्री कहीं पर भी हम उसको बेच सकते हैं। नेक्स्ट इज, इट दो depreciates with aging but can be made up through continuous investment in the education and health, partly as a social process. हाँ, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारा एक्सपीरियंस तो बढ़ता जाएगा, बट हमारी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हैं, काम करने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाएगी। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम हेल्थ के ऊपर खर्चा करते हैं, और ये होता है डेप्रिशिएट ओवर ड्यूरिंग टाइम, कांस्टेंट यूज टू और ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकली और टेक्निकल प्रोसेस। तो ये कहीं ना कहीं चेंज होगा। सोफा है तो उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ है, डिजिटल पैनल है तो इसकी एक पर्टिकुलर लाइफ है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो ये भी चेंज हो जाएगा। इट क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट, और ये भी प्राइवेट है, ठीक। इट इज टेंजेबल, इट इज नॉन टेंजेबल, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा टॉपिक था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कनेक्टेड रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपने साथ में इन चीजों को लिखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, एक नए तरीके से पढ़ने के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।